हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है चैप्टर नंबर जो है 2 चल रहा था, जिसमें हमने जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो साधन है वो चल रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो है बेसिक देख लिया था। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हेडिंग डालिए आप, ये जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो साधन है, इन साधन में आपकी पुस्तक में जो है 4 साधन दिए हुए हैं। चारों को हम जो है डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला आप लिखिए प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सॉरी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज। यानी कि समझिए इस बात को, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज जो है वो एंजाइम है जो जो डीएनए का पार्ट हो या इच्छित डीएनए हो, जो इच्छित डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, जीनोम है, उसको समान जगह से काटता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये कोई फॉरेनर या इच्छित डीएनए है, इसको, और ये प्लाज्मिड है, बाहर है, जिसमें इस जो इच्छित डीएनए है इसके छोटे से पार्ट को इस प्लाज्मिड में डाल के क्या बनाया जाता है, पुनर्योजित डीएनए बनाया जाता है। आप समझिए इसको, समझिए इस इच्छित डीएनए को कोई ना कोई एक एंजाइम काटता है जो फिक्स जगह से काटता है, और वही सेम एंजाइम, वो एंजाइम क्या है, ईको R1। ये जो ईको R1 है यही क्या है, जो प्रतिबंध एंजाइम है, जो क्या है, इसको भी सेम जगह से काटता है, इसको भी सेम जगह से काटता है। तो जब सेम काटेगा तो यहां से सेम काटेगा, यहां से सेम काटेगा, तो इसके जो काटने वाला स्थान है उसको हटा लेंगे, और ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको इसमें डाल देंगे, लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसमें जोड़ देंगे। तो मतलब सेम स्थान से काटता है ये एंजाइम, क्या करता है, दोनों को क्या करता है, सेम स्थान से काटता है। तो ये याद रखें, तो प्रतिबंध एंजाइम जरूरी है ना। आ गया समझ में भाई क्यों जरूरी है। तो यहां 2 प्रकार के जो हैं एंजाइम होते हैं, एड्जोन्यूक्लियेज, और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। एड्जोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज होता है। एड्जोन्यूक्लियेज की बात करें तो ये डीएनए के सिरे या किनारे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। मतलब ये सिरे से काटता है, किनारे से काटता है, अंदर नहीं जाता, बाहर से काटता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये डीएनए को, लिखेंगे साथ ही साथ, ये डीएनए के सिरे या किनारे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। ये क्या है, ये डीएनए के सिरे से या किनारे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। भाई डीएनए किसका बना होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। भाई ये तो पता है ना आपको कि जो डीएनए है वो किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो न्यूक्लियोटाइड को सिरे से काटता है तो वो एंजाइम क्या होता है, एड्जोन्यूक्लियेज। एड्जो मतलब बाहर से काटना, सिरे से काटना, किनारे से काटना। एंडो मतलब अंदर से काटना। डीएनए अणुओं को बीच में से काटते हैं। डीएनए अणुओं को बीच में से काटते हैं। याद रखना, डीएनए अणुओं को बीच में से काटते हैं, ये आपको याद रखना है।
अब चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है और एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, इसको आप लिखिए। तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सो मतलब बाहर से किनारे से काटने वाला एंजाइम, और डीएनए अणुओं को बीच में से या अंदर से काटने वाला, तो वो एंडोन्यूक्लियेज हो गया। चलिए इसको आप लिखिए। अब हम देखते हैं एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज का ज़्यादा रोल है नहीं, और किसका रोल ज़्यादा है? एंडोन्यूक्लियेज का। तो एंडोन्यूक्लियेज को मैं पहले लिखूंगा, आप साथ ही साथ लिखना, फिर लिखने के साथ साथ मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिखिए, हेडिंग डालिए एंडो न्यूक्लियेज, पहले लिखेंगे, फिर जो है एज ए नोट्स के तौर पर, फिर मैं आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊंगा। लिखेंगे अधिकतर एंडो न्यूक्लियेज, अधिकतर एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थान पर ही विशिष्ट स्थान पर ही काटते हैं। अगर आपसे लिखने को आ जाए, आपसे क्या है 3 नंबर में 4 नंबर में लिखने को आ जाए कि एंडोन्यूक्लियेज के बारे में लिखो, तो सबसे पहली लाइन तो ये हो रही थी, अधिकतर एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थान से काटते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएनए को किसी भी स्थान से काट देने ना, बाकायदा विशिष्ट एक स्थान होता है जहां से ये एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अणुओं को काटता है ना। और इन स्थान को क्या कहते हैं? इन स्थानों या स्थलों को अभिज्ञान स्थल या पैलिंड्रोमिक साइट और रिकॉग्निशन साइट विज्ञान स्थल कहते हैं। अब यहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान स्थल को परिभाषित कीजिए। तो अभिज्ञान स्थल क्या होते हैं? तो आपको ये परिभाषा कैसे लिखनी होगी कि जो अधिकतर एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थान पर काटते हैं, उन स्थानों या स्थलों को क्या कहते हैं? अभिज्ञान स्थल कहते हैं। 8 नंबर में आ गया, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब पहला पॉइंट हो गया एंडोन्यूक्लियेज के बारे में कि विशिष्ट स्थान से ही काटते हैं, स्पेसिफिक जगह से ही काटते हैं। फिर लिखेंगे प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, फिर लिखेंगे अगली लाइन में प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज डीएनए में विशिष्ट अभिज्ञान स्थलों को अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है। अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है। अब सुनिए, ये जो अभिज्ञान स्थल हैं वो कहां पर रहेंगे? पहली बात सुने भाई, जिस डीएनए अणुओं को काटा जाएगा उस डीएनए अणु पर होते हैं ये। जिस डीएनए अणु को काटा जाएगा उस डीएनए अणु पर क्या होते हैं? अभिज्ञान स्थल होते हैं। तो याद रखना है, प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज डीएनए में विशिष्ट अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है, ये ध्यान रखें। अब देखो, ये तो पता चल गया कि अभिज्ञान स्थल जो है डीएनए पर एक, हम कह सकते हैं एक विशिष्ट स्थान होते हैं, लेकिन ये विशिष्ट स्थान होते कैसे हैं?
तो होते कैसे हैं, यदि इनके बारे में जो है बात की जाए, ये लिखो फिर मैं बताता हूं कि ये जो अभिध्यान स्थल हैं, पैलिंड्रोमेट जो साइट है, ये किस प्रकार से होती है, इसको लिखिए। लिख लिया? वीडियो पॉज करें, लिखें। देखिए बता दूं मैं आपको, ये लिखो पहले आप, फिर बताते हैं। लिख लिया? अब देखो थोड़ा सा विज्ञान स्थल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये होता किस प्रकार से है डीएनए अणु पर। तो यहां पर हम लिखेंगे अभिज्ञान स्थल, पैलिंड्रोमिक साइट। देखो होते कैसे हैं मैं बताता हूं। ये क्या है, अभिज्ञान स्थल क्या होते हैं, जैसे ये कोई संरचना है डीएनए अणु की, ठीक है, ये कोई संरचना है, ये किसकी है, डीएनए अणु की। तो डीएनए अणु में आपको पता है डीएनए किसका बना होता है, डीएनए जो है नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट, तीन चीज। डीएनए अणु किसका बना होता है, तीन चीजों का बना होता है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसके अलावा फास्फेट समूह होता है, और N2 क्षार, N2 क्षार जो आपने पढ़े होंगे प्यूरिन एवं पायरिमिडीन, है ना, वो ये होते हैं N2 क्षार। तो ये जो डीएनए अणु है उसमें जो नाइट्रोजन क्षार हैं, उनका जो क्रम होता है, क्या होता है, उनका जो क्रम होता है या उनका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है, वो इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, इसका मतलब समझो। यदि एक ये 5-3 याद करो, डीएनए अणु क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है, ये यानी कि ये एक प्रकार का ये कुंडलन है। और ये याद करो आपको कि अगर एक, अच्छा, अगर एक जो है 5-3 दिशा में है, तो दूसरी जो सीक्वेंस होगी डीएनए अणु की, वो किस दिशा में होगी, 3-5 दिशा में होगी। ये होता है कि नहीं होता है? इधर से आप चलेंगे, इधर से, यहां से आप देखेंगे इधर की तरफ, इधर की तरफ यहां तक चलेंगे, यहां तक, फिर उसके बाद आप यहां से चलोगे इधर तक, मतलब आप देखेंगे कि सेम सीक्वेंस मिल रही है। यहां पर देखो, यहां से इधर चलोगे, जब आप निकालते हैं यहां इधर चलोगे तो क्या मिल रहा है, ए टी टी सी। अब हम इधर से चलते हैं, इधर से इधर चलो। क्यों चलो, बोले सर इसमें आप इधर से चल रहे हो, इधर आप इधर से चल रहे हो, ऐसा क्यों चल रहे हो? अरे भाई आपको पता है कि डीएनए अणु दो दो श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक दूसरे के विपरीत होती है। एक अगर इस दिशा में है तो दूसरी इस दिशा में होगी। इसका मतलब जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में हम एक लड़ी में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दूसरी लड़ी में इस डायरेक्शन में लेंगे। अब आप देखेंगे, अब इस डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तब आप देखेंगे ATTC, मतलब आप देखेंगे सेम सीक्वेंस मिलता है, सेम क्रम। जहां पर सेम क्रम मिलता है, इस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, इस क्रम को ही क्या कहते, अच्छा यहां पर जी भी है, जी, इधर जी जोड़ लो और इधर जी जोड़ लो, है ना। ये जो सेम क्रम जो है जहां पर मिलता है उसी को हम पैलिंड्रोमिक कहते हैं। इसको दूसरी तरीके से और मैं बताऊं कि आप इधर से पठन करो, मतलब आप इधर से पढ़ो, और चाहे वो आप इधर से पढ़ो, आपको दोनों समान दिखाई देंगे, है ना। कैसे? और यही क्या होता है, पैलिंड्रोमिक क्रम होता है। जैसे मैं कहूं मलयालम, अब मलयालम को इधर से इधर से इधर से मलयालम, या इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो। मलयालम को इधर से पढ़ो या पीछे से बैक साइड से मलयालम, समझ रहे हो? यही क्या होता है, अभिध्यान स्थल होता है। मतलब दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम एक जैसा ही प्रतीत होता है, वो क्या होता है, अभिज्ञान स्थल होता है। अब इसको परिभाषा के रूप में हम लिख लेते हैं, परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। ये बर्डों के समूह हैं, या हम ये कह सकते हैं ये बर्डों के समूह हैं जिन्हें जिन्हें
दोनों तरफ, दोनों तरफ से, दोनों तरफ का मतलब समझ रहे हैं, दोनों तरफ इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ने पर, पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, एक ही शब्द बनता है ना, या एट जैसा होता है ना। ये क्या होते हैं, पैलिंड्रोम, जैसे, जैसे मलयालम। मलयालम को इधर से लिखो या इधर से पढ़ो, दोनों आप जो है मलयालम रहेगा। इसी प्रकार, अब परिभाषा कंप्लीट नहीं हुई, इसी प्रकार, इसी प्रकार डीएनए में, डीएनए में 5-3 एवं 3-5, भाई एक डीएनए दो कुंडलियों से बना होता है, दो श्रृंखलाओं से बना होता है। 8-5-3 दिशा में है तो दूसरी किस दिशा में हो रही, 3-5 दिशा में, है ना, दिशा में पढ़ने पर, पढ़ने पर एक ही श्रृंखला बनती है, एक ही श्रृंखला बनती है, एक ही श्रृंखला बनती है। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे हमने लिखा कि भाई इधर 5 डायरेक्शन से हम प्रारंभ हो रहे हैं, जी ए टी टी और सी, ये क्या हो गया 5-3 दिशा। तो 3-5 दिशा में क्या होगा, 3-5 दिशा में इधर से सी ले आओ, सी टी ए जी, ये क्या हो गया 5-3 दिशा में। बोले सर आपने ये कैसे लिखा, मैंने बताया ना आपको कि किधर से भी पठन करो, इधर से पठन करो या आप इधर से पठन करो। आप देखेंगे जी पहले नंबर पर जी, दूसरे पर ए, तीसरे पर ए, चौथे पर टी, पांचवें पर टी, छठवें पर सी। यहां पर भी आप देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे चाहे वो 8 नंबर को देख लो तो यहां पर भी सेम, 2 नंबर को देख लो यहां पर 2 नंबर पर सेम, 3 पर सेम, 4 पर सेम, या इधर से आपने पढ़ा या इधर से आपने पढ़ा तो सेम सेम, है ना। यानी कि किसी भी दिशा से पढ़ने पर समान आपको दिखाई देता है। यही क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अभिज्ञान स्थल होता है, अभिज्ञान स्थल, यानी कि पैलिंड्रोमिक साइट। और इस पैलिंड्रोमिक साइट, ये जो साइट होती है इसी को क्या है, इसी को प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियेज द्वारा पहचाना जाता है। जैसे ही एंजाइम ने इस क्रम को, इस सीक्वेंस को पहचान लिया, अब क्या करेगा, वो जो है इसको काटेगा। काटेगा कहां से, 8 और 2 के बीच में। कहां पर काटेगा, 8 और 2 के बीच में, जहां से सीक्वेंस मिल गई। देखो इधर भी 5 दिशा से और इधर भी 5 दिशा से, ये ध्यान रखना है भाई। ये क्या है, ये दिशा होती है डीएनए की, डीएनए ऐसी तो होता है 8-3-5 दिशा में है तो दूसरा 5-3 दिशा में होगा। यही तो लिखा है 8-5-3 दिशा में है तो दूसरा 3-5 दिशा में होगा। इधर से पढ़ो चाहे वो इधर से पढ़ो, समान यदि दिखाई दे रहा है तो उसे अभिज्ञान स्थल या पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। इसी अभिज्ञान स्थल को कौन पहचानता है, कौन पहचानता है, प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियेज पहचानता है। ये अभिज्ञान स्थल कहां पर होता है, डीएनए अणु पर होता है। फिर अब ये जो प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियेज जो एंजाइम है, ये इसको एक विशिष्ट स्थान से काटता है, यानी कि इस पैलिंड्रोमिक क्रम में भी विशिष्ट स्थान से। अब ये हर एंजाइम के लिए विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रम होता है, ये ध्यान रखना।
ये विशिष्ट पैलिंड्रोमिक किसका है? इको इको आर फर्स्ट एंजाइम का यह इको आर फर्स्ट एंजाइम का अभिज्ञान स्थल है। ये जो मैंने बनाया है ये किस एंजाइम का, कौन सा एंजाइम का? देखो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत एंजाइम होते हैं। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज का क्या है? अभिज्ञान स्थल अलग अलग होता है। दोबारा बोल रहा हूं, प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का अभिज्ञान स्थल अलग अलग होता है। अब जो मैंने जो लिखा है अभिज्ञान स्थल, ये जो यहां पर दिख रहा है वो कौन से प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज का है? वो इको आर फर्स्ट एंजाइम का अभिज्ञान स्थल है। तो ये याद रखें, ये भी आपको याद करना है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि इको R1 प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का आप अभिज्ञान स्थल बनाइए। अब आप अभिज्ञान स्थल बनाओगे तो ऐसे आपको बनाना होगा, एक तरफ 5-3 दिशा में और दूसरी तरफ 3-5 दिशा में। दोनों को आप पढ़ोगे तो सेम दिखाई देगा, GATTC, GATTC, और इधर से पढ़ोगे तो GATTC। बस एक ही चीज तो याद करनी है, वैसे लिखने का तरीका है, आना चाहिए, है कि नहीं है? चलो इसे लिखो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज है, अब एक उदाहरण इसका बताता हूं मैं, इसका उदाहरण बताता हूं, दे दो। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो है इको, एक लाइन आगे और लिखेंगे, इको आर फर्स्ट। ये क्या है? इको आर फर्स्ट जो है ये एंजाइम है प्रतिबंध, या इसको हम यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज इको आर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले अभिज्ञान स्थल को खोजता है, है ना? क्या है? अभिज्ञान स्थल को खोजता है, फिर दोनों तरफ से जी एवं ए के बीच से ही डीएनए को काटता है। ये इसका उदाहरण है ना? ये उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, अब इसको समझाता हूं मैं क्या कह रहा है। देखिए, इको आर फर्स्ट यानी कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज सबसे पहले अभिज्ञान स्थल को खोजता है, यानी कि इस अभिज्ञान स्थल को सबसे पहले ये खोज लिया, पता चल गया कि भैया ये इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा अभिज्ञान स्थल है। फिर क्या करेगा ये? फिर दोनों तरफ से जी एवं ए के बीच से ही डीएनए अणु को काटता है। ये केवल और केवल ए और जी, देखो ए और जी कहां पर है? ये रहा। इधर भी कहां पर है? ए और जी यहां पर आ रहा है, यानी कि ए और जी के मध्य ये क्या करता है? इको आर फर्स्ट क्या करता है? काटता है डीएनए अणु को। तो आपसे क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इको आर फर्स्ट जो एक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, डीएनए अणु को किस नाइट्रोजन क्षारक या कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक के बीच से काटता है? तो जी एंड ए। जी मतलब ग्वानिन, पता है कि नहीं पता भाई? ग्वानिन। और ए मतलब क्या होता है? एडेनिन। तो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में काटता है, पहले पहचानता है, फिर कहां से काटता है? जी और ए के बीच में काटता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई?
है ना। जी और ए क्यों बोला हमने, ए और जी क्यों नहीं बोला हमने, जी और ए इसलिए बोला कि हमें 5 की तरफ से पढ़ना है, इधर से भी हम 5 की तरफ से न्यू चल रहे हैं और इधर से भी हम 5 की तरफ से 3 की तरफ चलना है, ये ध्यान रखें। पठन कैसे करते हैं, पढ़ना कैसे है, याद रखना है, पैलिंड्रोमिक को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना 5-3 दिशा में है, ये ध्यान रखें। इधर से भी हम 5-3 दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो भैया मैं अब क्या ही बताऊँ, है ना। अभी भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया है। देखिए बता दूं, हमारा जो है, जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में है, 12वीं क्लास, उनके लिए हमने जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हमारा कोर्स है। हमारा जो है ये 12वीं, देखिए ये हमारा कोर्स है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कृषि संकाय ऑनलाइन कोर्स। फीस है 2500 रुपये। सम्मिलित विषय कौन सी है, कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान। प्रत्येक अध्याय के मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे, गत वर्ष के पेपर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इसके लिए क्या करना है, आपको हमारी एग्री एग्री AGRI एग्री पावर जयपुर, एग्री पावर जयपुर कोचिंग, इस नाम से हमारी ऐप है। कहाँ पर है, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके ये ऐप है, वहाँ ऐप आप डाउनलोड करो, वहाँ से कोर्स परचेज करो। शानदार वाला कोर्स है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। क्लियर है। चलिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर आप संपर्क कर लें। चलिए, आपका देखिए पहला ये हो गया, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के बारे में हो गया। अब हम दूसरा क्या है, वाहक के बारे में देखेंगे, प्लाज्मिड के बारे में देखेंगे। मतलब ये है, हमने अब इस प्लाज्मिड के बारे में देखेंगे, इस वाहक के बारे में देखेंगे जो इस इच्छित डीएनए को लेके जाएगा अपने साथ, उस वाहक डीएनए के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अब आप हेडिंग डालिए वाहक, चलिए वेक्टर, दूसरा है वाहक यानी कि वेक्टर। अब देखिए, अब समझिए इसमें पहले यदि हम बात करें, पहले तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाहक या वेक्टर क्या होता है। क्वेश्चन पहला यही बनता है कि भाई ये क्या होता है। यदि हम इसकी बात करें, इसके उत्तर की, उत्तर क्या है इसका, वाहक क्या होता है। देखिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करना। ये जीवाणुओं, ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है, डीएनए होता है, ये ध्यान रखें। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब देखो मैं बता देता हूँ एक बार ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, है ना, कि भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या बता रहे हो सर, ये थोड़ा सा बता दो। देखो ये देखो, जो आप देखेंगे इसमें, ये एक बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, जीवाणु सेल है। आप यहाँ पर जिस जीवाणु सेल में आप देखेंगे कि ये तो क्या है, मुख्य डीएनए है, जो बैक्टीरियल डीएनए है ये तो क्या है, मुख्य डीएनए। तो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त आप देखेंगे, अतिरिक्त ये मुख्य डीएनए के अलावा क्या होता है, अतिरिक्त
डीएनए भी पाया जाता है, अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। मुख्य डीएनए ये जीवाणु कोशिका है, ये क्या है, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका। आप देखेंगे कि जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए तो होता ही है, क्रोमोजोमल डीएनए होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है क्या होता है, अतिरिक्त डीएनए होता है, जो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, जो कैसा होता है, जो वृत्ताकार होता है ना, ये आप लिख लेना। कैसा होता है, प्लाज्मिड, सॉरी ये जो बात वेक्टर है ये क्या होता है भाई, ये याद रखें। और इसे ही ये वेक्टर क्या होता है, यदि यहां पर हम बात करें तो यही क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो भी यही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंजीनियरिंग में बाहर क्या होता है, बाहर के बारे में पूछ ले और प्लाज्मिड के बारे में पूछ ले, दोनों का आंसर एक ही है। ये जो प्लाज्मिड होता है, इसे ही यही क्या होता है, बाहर का कार्य करता है। डीएनए आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो भी बाहर का कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो प्लाज्मिड करता है। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि बाहर क्या है, या ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मिड क्या है, दोनों का ही आंसर क्या होता है, ये जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, इसको लिखो। और एक और चीज, ये जो प्लाज्मिड है ना, जैसे मुख्य डीएनए होता है, मुख्य डीएनए क्या का काम क्या है, जैसे अपनी जैसी प्रतिकृति बनाना, अपने जैसी कॉपी बनाना, ये अपने जैसा डीएनए बनाने की इसमें क्षमता होती है। सेम ऐसे ही प्लाज्मिड में भी सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि स्वायत्त रूप से पुनरावृत होने की क्षमता होती है। यानी कि प्लाज्मिड एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड से चार प्लाज्मिड, चार से आठ, इस प्रकार से इनमें ये क्षमता होती है कि अपने जैसा प्लाज्मिड ये बना सकते हैं। ये किस में क्षमता होती है, इस प्लाज्मिड में या इस बाहट में क्षमता होती है। अब देखिए यहां तक क्लियर है, ये आप लिखो और ये बना लो, थोड़ा सा ये डायग्राम बना लो ताकि आपको ये पता रहेगा क्या होता है। चलिए अब देखो, अब इसको लिख लेते हैं, इसके बारे में और लिख लेते हैं, वेक्टर के बारे में। ये स्वायत्त रूप से, ये स्वायत्त रूप से, ये स्वायत्त रूप से पुनरावृत यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट पुनरावृत, ये स्वायत्त रूप से पुनरावृत होते हैं। इन्हें बैक्टीरिया से सरलता से अलग किया जा सकता है, सरलता से अलग किया जा सकता है। ये प्लाज्मिड के बारे में भी बात हो रही है और वेक्टर के बारे में भी बात हो रही है। देखिए यहां पर आप जो है प्लाज्मिड कह लो या वेक्टर कह लो, यही बात है ना। ये स्वायत्त रूप से पुनरावृत सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, इन्हें बैक्टीरिया से सरलता रूप से आराम से आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। यह वृत्ताकार होते हैं। यह कैसे होते हैं, वृत्ताकार, अभी बताया था मैंने, वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं लाडलो, ये वृत्ताकार होते हैं। इन पर विशिष्ट प्रतिबंध स्थल, या जिसे हम क्या कहते हैं, अभिज्ञान स्थल, जिसे हमने क्या नाम दिया था, प्रतिबंध स्थल कह लो या अभिज्ञान स्थल, इन पर विशिष्ट अभिज्ञान स्थल उपस्थित होते हैं। अरे उपस्थित होते हैं,
जभी तो जब इस पर विशिष्ट अभिज्ञान स्थल जो अभी मैंने बताए थे वो उपस्थित होते हैं, तभी तो प्रतिबंध एंजाइम क्या करेगा, अपना काम करेगा। अपना काम प्रतिबंध जो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो अभी मैंने पढ़ाया था, तभी तो वो अपना काम करेगा। इस बाहट पर भी सेम क्या है, विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, जो हम बाहट पढ़ रहे हैं वो भी डीएनए है, और जो हम किसी दूसरी स्पीसीज का जो डीएनए डाल रहे हैं, इच्छित, जिसे हमने इच्छित डीएनए कहा था, वो भी डीएनए है। तो इसका मतलब इस डीएनए पर भी क्या होगा, विशिष्ट अभिज्ञान स्थल होते हैं। डीएनए कह दो या प्लाज्मिड कह दो या बाहर कह दो, ठीक है, स्थल होते हैं जिन्हें जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा एंडो न्यूक्लियस द्वारा जिन्हें एंडोन्यूक्लियस द्वारा विदलित करके, विदलित, विदलित मतलब कट करना, कट करना, विदलित करके इनमें इनमें वांछित जीन को निवेशित, वांछित 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 यानी कि इच्छित, इच्छित, ये थोड़ा सा पेन पेन में दिक्कत आ रही है ना, पेन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वांछित इच्छित, जिसे इच्छित डीएनए कहते हैं, वांछित डीएनए को निवेशित, निवेशित, निवेशित का मतलब जोड़ना, जोड़ा, निवेशित मतलब को जोड़ा जा सकता है, निवेशित कराया जा सकता है, कराया कराया जाता है। क्लियर है, ये ध्यान रखें। ये क्या कह रहा है कि ये स्वायत्त रूप से पुनरावृत सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, मतलब अपने जैसा और बनाने की इसमें क्षमता होती है। इन्हें बैक्टीरिया से सरलता से अलग किया जा सकता है। यह वृत्ताकार होते हैं। इन पर विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होते हैं जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट करके इनमें वांछित डीएनए को निवेशित किया जा सकता है। यानी कि देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, अभी भी मैं समझा देता हूं, है ना। ये आप देखेंगे, ये देखो, ये रहा, ये क्या है, ये बाहट है। इस बाहट में विशिष्ट क्या होते हैं, यहां पर आप देखेंगे विशिष्ट यहां पर स्थल होते हैं। ये क्या है, ये इच्छित जीन है, इच्छित कह लो या वांछित, वांछित डीएनए कह लो, वांछित जीन कह लो, वांछित डीएनए है, डीएनए भाग है। इस वांछित डीएनए भाग को इस प्लाज्मिड में, इस प्लाज्मिड को किससे कट कर रहे हैं, इसको काट किससे रहे हैं, प्रतिबंध से, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंध एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम से इसको काट लेते हैं और इसको भी काट लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें फिट कर देते हैं ये, और फिर ये क्या बन जाता है, पुनर्योडज डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, पुनर्योडज, लिख लेना, पुनर्योडज डीएनए बन जाता है। ये मैंने बार बार बताया था। तो यही तो कर रहे हैं कि विशिष्ट पैलिंड्रोमिक स्थल को पहचानते हैं और क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। इसको एक और बार मैं आप समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है जो आपकी पुस्तक में, उसको मैं लिख के उसको अच्छे से मैं एक बार समझा दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे लिखेंगे। अब जो बना, हमने ऐसा जब किया, निवेशित कर दिया, आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने जिन्हें प्रतिबंध एंजाइम वाला वितरित करके इनमें वांछित डीएनए को निवेशित करके जोड़ा जाता है। अब जोड़ दिया, तब हमने क्या नाम दे दिया, इसे पुनर्योडज डीएनए नाम दे दिया। यही तो नाम दिया कि हमने इस इच्छित डीएनए और ये बाहट है यानी कि प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में इन दोनों को, इसको इच्छित डीएनए को और इस बाहट डीएनए को हमने समान, किससे, समान प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा। जब काटा जाता है तो इसका, इससे जो जितनी टुकड़ा आया वो सेम टुकड़ा इसमें से कट के बाहर आ जाएगा। फिर इसमें से
जो ये टुकड़ा आया, इस टुकड़े को आप यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसके साथ इस टुकड़े को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस टुकड़े को जोड़ दिया तो इसे ही क्या नाम दे दिया, पुनर्योजक डीएनए नाम दे दिया। तो यही कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि ये स्वायत्त रूप से निवेशित कराया जाता है। और फिर क्या कह सकते हैं, इस डीएनए को क्या कहते हैं लाडलो, पुनर्योजक डीएनए कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, पुनर्योजक डीएनए कहा जाता है। लिखो, पुनर्योजक डीएनए कहा जाता है। फिर आगे, अब आगे आप लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसको तो डिलीट कर देता हूं। आगे आप लिखो, फिर मैं आपको लाइन पहले लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूं। लिखेंगे कंटिन्यू, आप कंटिन्यू लिखो। इनमें आप जो कंटिन्यूस ये सिक्वेंस चल रही है आप कंटिन्यू लिखो। इनमें पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल यानी कि रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, इसमें बात हो रही है जो पुनर्योजक डीएनए बना है उसकी बात हो रही है। इसमें पुनर्योजक डीएनए जो बना है उसमें क्या होता है, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल होते हैं, स्थल उपस्थित होता है। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, पहले लिखो। उपस्थित होता है, उपस्थित होता है ना, जिसे आतिथ्य कोशिका, जिसे आतिथ्य कोशिका यानी कि होस्ट सेल द्वारा पहचाना जाता है, जिसे आतिथ्य कोशिका द्वारा पहचाना जाता है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब समझिए क्या होता है। हमारा जो है डीएनए बना, देखो ये होता है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में यहां पर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यही बात करें कि पुनरावर्ती प्रारंभिक यानी कि रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट का मतलब है जहां से डीएनए का बनना प्रारंभ होता है। डीएनए से डीएनए का बनना प्रारंभ होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए के बनने को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब आप देखेंगे जो हमने अभी बताया था, प्लाज्मिड कह लो या इसे बाहर कह लो, इससे बाहर में क्या होता है, इससे बाहर में जो जो बना है, ये जो बाहर है ये क्या बन गया है ना, इसमें क्या होता है ओरिजिन ऑफ, ये बाहर कह लो या पुनर्योजक डीएनए कह लो, क्या कह लो, पुनर्योजक डीएनए कह लो। इसको हम पुनर्योजक डीएनए क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें इच्छित डीएनए को डाल दिया है। जैसे ही आप प्लाज्मिड में या बाहर में इच्छित डीएनए को डाल देते हैं तो उस प्लाज्मिड या बाहर को क्या नाम दे देते हैं, पुनर्योजक डीएनए नाम दे देते हैं। उस पुनर्योजक डीएनए में क्या होता है, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल होता है, यानी कि वह स्थल जहाँ से डीएनए का बनना प्रारंभ होता है। ये प्रारंभिक स्थल होगा तो ही ये अपने जैसा स्वयं बना पाएगा, क्योंकि ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये वेक्टर क्या करता है, अपने जैसा स्वयं बनाता है। लेकिन बनाता कहाँ है, ये बनाता है आतिथ्य कोशिका में, जो होस्ट सेल होती है। जब ये पुनर्योजक जो डीएनए बना है इसको क्या करते हैं, इसको हम वापस से ई कोलाई में डाल देते हैं, ई कोलाई में डाल देते हैं।
सुनिए ध्यान से, हमने पुनर्योजक डीएनए बाहर बना लिया। अब इस पुनर्योजक डीएनए को वापस से हम क्या करेंगे, ई कोलाई टेडो या जीवाणु टेडो, इस जीवाणु में डाल देते हैं। और इस ई कोलाई या इस जीवाणु जिसमें पुनर्योजक डीएनए को डाला गया है, इस ई कोलाई को या इस जीवाणु को क्या नाम देते हैं, आथिते कोशिका, यानी कि होस्ट सेल। बोले सर आपने पुनर्योजक डीएनए बनाया, आपने इस कोशिका में मतलब जिसमें से वो निकाला उसमें ही डाल दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा प्यारे विद्यार्थियों इसलिए किया क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसमें क्या है, पुनर्योजक डीएनए में याद करो इच्छित डीएनए है। क्या है? इच्छित डीएनए। और हमें क्या चाहिए, इस इच्छित डीएनए चाहिए। अब इच्छित डीएनए कब मिलेगा? जब इस एक प्लाज्मिड से कई लाखों करोड़ों कई अरब खरब में हमें क्या मिलेगा, इसके जैसे उत्पाद मिलेंगे, इसके जैसे प्लाज्मिड हमें जब खरब में मिलेंगे तब हमारे लिए इच्छित डीएनए ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। जो हम चाहते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। अब ज्यादा क्वांटिटी में कब मिलेगा? जब इस पुनर्योजक डीएनए, ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, अपने जैसा स्वयं और बनाए, अपने जैसा स्वयं बनाए, अपने जैसी कॉपी बनाए। और कॉपी कहां पर बनाता है? तो ये ई कोलाई में अपने जैसी कॉपी बनाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, पुनर्योजक डीएनए क्या होता है ना, ये पुनर्योजक डीएनए अपने जैसी करोड़ों कॉपी बनाता है। कहां पर बनाता है? ये ई कोलाई में या जीवाणु या जिस में हमने डाला है। जरूरी नहीं है ई कोलाई में ही डाला है, मैंने ई कोलाई तो एक उदाहरण दिया है, किसी और भी कोई भी जीवाणु में, दूसरे जीवाणु में भी डाला जा सकता है। और ये क्या करेगा, ये ई कोलाई सोचेगा यार ये पुनर्योजक जो डीएनए डाला है, यानी कि ये सोचेगा ये तो मेरा ही है। अब इसको क्या पता, इस ई कोलाई बावले को क्या पता कि हमने इसमें कुछ जोड़ दिया है। मतलब इसको नहीं पता होता है कि हमने इसमें कुछ जोड़ दिया है, ये ई कोलाई को पता नहीं होता है ना कि हमने इसमें तामझाम करके इस डीएनए में कुछ जोड़ दिया है। ये बावला क्या करता है, ये सोचता है यार ये तो अपना ही डीएनए, अपना डीएनए। तो ये ई कोलाई क्या करता है, ये जीवाणु क्या करता है, इसकी वृद्धि करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे लाखों करोड़ों अरबों बना देता है ना। तब हम क्या करते हैं, फिर वापस से इसको इसमें से निकाल के, और जो हमारा जो मेन इच्छित डीएनए वाला पार्ट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इसमें जो है काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखें। ये इसको समझ में आ गया आपको? 8 लाइन को समझा रहा हूं मैं, 8 लाइन को, इसीलिए टाइम लगेगा। अब समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लाइन लिखी हुई है, इनमें किसमें है ना, इनमें चिन्हित स्थल, इनमें किसमें, बाहक में, है ना। इसमें, इनमें, या किन की बात हो रही है, बाहक की बात हो रही है। इनमें चिन्हित स्थल जैसे प्रतिजैविक, प्रतिरोधी स्थल, या हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, है ना। इनमें चिन्हित स्थल, किन में बात हो रही है, बाहक में। क्या होते हैं चिन्हित स्थल, मतलब कौन से, जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, व और क्या, विष उत्पादन यानी कि टॉक्सिन प्रोडक्शन स्थल उपस्थित होते हैं। ये बात हो रही है ना, ये ध्यान रखें। अब देखिए, अब देखो मैं इसका संरचना बता देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। मेन क्या है, ये है, ये जो संरचना है ना, ये है भाई, ये प्लाज्मिड की। आप देखेंगे यहां पर, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है,
दूसरी संरचना बताते हैं। ये देखेंगे आप, हाँ, ये आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। ये इटोलाइट क्लोनिन वेक्टर होता है, जिसे क्या नाम देते हैं, PBr322। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि PBr322 ये क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो आपको लिखना होगा ये एक वाहक है, या आप इसको लिख सकते हो यह एक प्लाज्मिड है। लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह कह रहा है कि इनमें चिन्हित स्थल जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी स्थल होते हैं। अब प्रतिजैविक प्रतिरोधी स्थल कहाँ है, यहां पर देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा जो स्थल होता है, ये जो स्थल है, ये एएमपी का मतलब है एम्पिसिलीन, एम्पिसिलीन, एम्पिसिलीन प्रतिरोधी प्रतिरोधी स्थल। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर ये रहा टेट्रा, इसको ये रहता है टेट्रा साइक्लिन प्रतिरोधी स्थल। अब आप देखेंगे ये टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये क्या चीजें हैं, ये क्या हैं, ये प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है। और ये एंटीबायोटिक के जो स्थल हैं वो कहां पर उपस्थित होते हैं, ये प्लाज्मिड पर या वाहक पर उपस्थित होते हैं। ये और बाकी के सर बोले सर ये क्या लिखे हुए हैं, देखो ये क्या है, ये सब प्रतिबंध जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके स्थल होते हैं यहाँ पर। जैसे ये प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसका स्थल यहाँ पर होगा। जैसे PST फर्स्ट है, इसका स्थल यहाँ पर होगा, PU का यहाँ पर होगा, इक्वाराई का यहाँ पर होगा। ऐसे ये बहुत सारे इसमें स्थल होते हैं। और देख लिए यहाँ पर, यहाँ से ये कौन सा स्थल है, ये वो स्थल है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा, है ना। चलिए, तो ये होता है PBr322। ये क्या है, याद रख लेना, ये भाग है, ये नोट कर लेना PBR। ये पूरा डायग्राम भी बनाना, डायग्राम इसलिए बनाना क्योंकि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है तो आपकी पुस्तक में क्वेश्चन आ सकता है। बोले सर क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड का सचित्र बनाओ, है ना, तब आपको यह आएगा। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, ये TI प्लाज्मिड ना देके आपको बोल दिया जाए PBr322 का चित्र बनाओ। अब ये अगर आपके आ गया क्वेश्चन तो आपके दिक्कत आ जाएगी। अब ये ऐसे आपको बनाना है ना। इसको मैं साफ सुथरा और बता देता हूँ, पहले आप ये लिखो फिर मैं इसको साफ सुथरा बना देता हूँ, तो अब आप इसको और अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये मैं यहाँ पर मैं ये लो, अब इसको आप बना लो, ये ध्यान रखें। ऐसे ही आप इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपके ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, थोड़ा बहुत 1-2 आप ये नाम जरूर लिखना, ये एम्पिसिलिन वाला जरूर लिखना आप, और टेट्रासिलिन वाला ये लिखना, 1-2 ये लिख देना, है ना। ये ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है इकोलाई क्लोनिन वेक्टर PBr322 का चित्र जो है बनाओ, तो अब आपको ये बनाना होगा, ये लिखो आप। फिर आगे लिखेंगे, लिख लिया। अब आगे आपके और जो लिखा हुआ है, सामान्यतः लिखेंगे, सामान्यतः निम्नलिखित जीवाणुओं का सामान्यतः निम्नलिखित जीवाणुओं का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है, वाहक के रूप में किया जाता है। अब किसका किया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट
जिनका बाहर के रूप में किया जाता है। सबसे फर्स्ट इस्चेरचिया, इस्चेरचिया, इस्चेरचिया कोलाई, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हो, ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु, जीवाणु के प्लाज्मिड के प्लाज्मिड का उपयोग जंतुओं में, का उपयोग जंतुओं में, है ना। ये देखो, अब ये ई कोलाई के जीवाणुओं का ये जो है ना, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो ई कोलाई जीवाणुओं के प्लाज्मिड का उपयोग किस में किया जाता है, जंतुओं में किया जाता है। फिर दूसरा हम लिखेंगे पादपों में किसका किया जाता है, एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु का टीआई प्लाज्मिड, जीवाणु का टीआई प्लाज्मिड का टीआई प्लाज्मिड एवं एड्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स का आरआई प्लाज्मिड पादपों के लिए उपयोग करते हैं। अब देखो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बोले सर क्या आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि जंतुओं में कौन सा बात यूज करते हैं। तो याद रखना है, जंतुओं में ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। किसमें, जंतुओं में। पूछा जाए कि सर पादपों में किसका यूज करते हैं, पादपों में एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड, एड्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के आरआई प्लाज्मिड का किस में यूज करते हैं, पादपों में यूज करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा कि पादपों में किसका यूज करते हैं और जंतुओं में किसका यूज करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, बोले सर और क्वेश्चन बताओ। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ जो टीआई प्लाज्मिड है वो किस में मिलता है। तो टीआई प्लाज्मिड किस में मिलता है, एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आर आई प्लाज्मिड ये किस में मिलता है, आर आई प्लाज्मिड जो है किस में मिलता है, तो आर आई प्लाज्मिड एड्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणुओं का उपयोग बाहर के रूप में किया जाता है। कौन कौन से जीवाणुओं का उपयोग और उनका बाहर आप लिखिए, जीवाणु और उस जीवाणु के बाहर का नाम लिखिए, किसमें किया जाता है ये पूरा लिखिए, तब आपको ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पर टी आई और आर आई क्या मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि टी आई की फुल फॉर्म क्या है और आर आई की फुल फॉर्म क्या। पहले आप ये लिखो, फिर मेरा आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आपको बताना होगा टी आई इसका मतलब क्या है और आर आई इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको बतानी है इनकी फुल फॉर्म। टी आई का मतलब क्या और आर आई का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी फुल फॉर्म हमने शॉर्ट में लिखा टी आई। टी आई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। आर आई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, एड्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाया जाता है। पादपों में यूज करते हैं टी आई प्लाज्मिड और आर आई प्लाज्मिड को, जबकि ई कोलाई के प्लाज्मिड को किस में यूज करते हैं, जंतुओं में यूज करते हैं। देखिए हमने जो पढ़ा ये मैं बता दूं,
अब देखो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या होता है, ये इकोलाइटा प्लाज्मिड है, इकोलाइटा प्लाज्मिड, जिसको हम किस में यूज कर रहे हैं, जंतुओं में, जंतुओं में वाहक के रूप में, जंतुओं में वाहक के रूप में जिसको यूज कर रहे हैं वो ये है। इसके अलावा अब और बता देता हूं, है ना, देखो लिखना चाहें तो लिख लें, मैं साइड में हो जाता हूं, आप वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद जो है ये कौन सा होता है, देखो ये होता है टीआई प्लाज्मिड, ये होता है टीआई प्लाज्मिड, जिसका यूज कहां पर किया जाता है, पादपों में वाहक के रूप में उपयोग। ये क्या होता है, ये होता है टीआई प्लाज्मिड, और वो क्या होता है, ये होता है तुम्हारे इकोलाइटा प्लाज्मिड। आ गया समझ में, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ओपाइन कैटाबोलिज्म जो है ना, राइट ओपाइन पाया जाता है, साइटोकाइनिन है, ऑर्जिन है, लीफ बॉर्डर है, ये सब जो है टीआई प्लाज्मिड में है। और ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर ये टीडीएनए, यही वो पार्ट होता है जो चेंजेज होता है, इसी पार्ट में जो है चेंजेज होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। रिकॉम्बिनेंट जब डीएनए बनाते हैं, पुनर्योजक डीएनए बनाते हैं, तब ये इस टीडीएनए पार्ट में चेंजेज होता है। फिर उसके बाद जो है आरआई प्लाज्मिड का फोटो तो नहीं होगा, आई थिंक सो, आरआई प्लाज्मिड नहीं है ना। ठीक है। हाँ, अब देखो इसको मैं और ब्रीफ में बता देता हूँ होता क्या है। ये देखो हमने जो पढ़ा वो ये इस टाइप सा होता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये देखो, ये वाहक डीएनए है, ये क्या है, वाहक डीएनए है, यानी कि कोई वेक्टर डीएनए है। ये फॉरेन डीएनए है जिसे हमने इच्छित डीएनए कहा है। इन दोनों को किससे काटा जा रहा है, इन दोनों को समान प्रतिबंध, ये E2R फर्स्ट क्या है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। इस एक एटी वाहक डीएनए और इच्छित डीएनए को दोनों को समान प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और से काटा जा रहा है। तो काटा जाएगा तो आप देखेंगे, जब इसको काटा तो इस प्रकार का बन गया, इसको काटा तो इस प्रकार का, इनको जोड़ दिया, है ना। क्योंकि जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वो समान जगह से काटता है, विशिष्ट स्थल से, और समान काटता है। तो इसको भी समान काटेगा, इसको भी समान काटेगा, तो फिर आपस में इनको जोड़ दिया जाता है। और ये देखो ये क्या बन गया, ये पुनर्योजक डीएनए बन गया। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है लाइडेज एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा, लाइडेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। और ये क्या बन गया, ये पुनर्योजक डीएनए बन गया कि नहीं बन गया, ये लो। और जो ये जब इसको काट लेते हैं तो ये कौन सा एंड बनता है, इस काटने के बाद जो जगह बच जाती है, काटने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार का जो है खांचा टाइप बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, चिपचिपा, चिपचिपा एंड को क्या कहेंगे, बिंदु, चिपचिपा बिंदु या एंड जो है ना, स्टिकी एंड कहते हैं। क्लियर है, ये बन जाता है, ये देख लो आप, ऐसे बनता है। हिंदी मीडियम में है क्या, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है। ठीक है, ये लो। चलिए भाई, ये कोशिश की है मैंने पढ़ाने की, ओके लाडलो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करना। आगे की वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।